हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पीईटी के प्रीवियस ईयर के पेपर मैं सॉल्व करवा रही हूं। तो ये पेपर आपका 28 अक्टूबर 2023 वाला है। द्वितीय पाली वाला ये पेपर है, यानी कि सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है। फर्स्ट शिफ्ट का मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वो वीडियो भी जरूर देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं, समय को बर्बाद नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी से प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न दिया गया है, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था। अब इसमें आंसर तो लिखा हुआ है, लेकिन आपको थोड़ी और डिटेल में जानने की आवश्यकता है। तो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में हरिशेर कवि द्वारा रचित है। हरिशेर जो थे ये 4वीं सदी के संस्कृत कवि और सरकारी मंत्री थे। वह समुद्रगुप्त के दरबार में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशेर ने की थी। प्रयाग प्रशस्ति को इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आप साथ में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, दूसरा प्रश्न है, खिज्र खान दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो खिज्र खान सैयद राजवंश से संबंधित था। और क्या क्या आपको याद रखना है? वह पहला सैयद राजवंश था जिसने 1414 से 1421 तक दिल्ली पर शासन किया। और खिज्र खान सैयद राजवंश का संस्थापक था और इनका उत्तराधिकारी इनका पुत्र था मुबारक शाह। तो इतना आप याद रखिएगा, यदि इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में किसके द्वारा की गई? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई रिचर्ड वेलेजली द्वारा। अब आपको याद क्या रखना है? फोर्ट विलियम कॉलेज प्राच्य अध्ययन की एक एकेडमी और शिक्षा का केंद्र था, जिसकी स्थापना 10 जुलाई 1800 को हुई थी। इसकी स्थापना बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड रिचर्ड वेलेजली ने की थी। उन्होंने यूरोपीय प्रशासकों को प्रशिक्षित करने के लिए इस कॉलेज की शुरुआत की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? तो स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल रोपड़ था। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ सतलज नदी के तट पर स्थित था। यह हरियाणा के चंडीगढ़ के पास स्थित है। सतलुज नदी को शताद्री नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इतना आप याद रखिएगा। और रोपड़ की खोज बीबी लाल ने 1950 में की थी और उत्खनन वर्ष 1953 से 1955 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। महावीर और उनकी अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रहीं। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया। वर्तमान में वे निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं? तो पूरी जानकारी तो आपको प्रश्न में ही दे दी गई है कि महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही प्रसारित होती रहीं, यानी कोई भी लिखित रूप नहीं था, और इन्हें 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। तो वर्तमान में ये उपलब्ध है वल्लभी, गुजरात में। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, ये आपको याद रखना है। जैन धर्म में सबसे प्रसिद्ध विचारक वर्धमान महावीर ने लगभग 2500 वर्ष पहले पहली बार अपने विचारों का प्रचार किया था। तो ये इतना आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपको थोड़ा सा डिटेल में जानने की जरूरत है। आंसर तो यहाँ लिखे ही हुए हैं, आप स्वयं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी और जानकारी की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्रश्न सीधा यही पूछ लिया जाए, प्रश्न घुमा फिरा कर भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष से मिलाएं, यानी इसमें मिलान करना है। तो बारडोली किसान आंदोलन ये कब हुआ? ये हुआ 1928 में। महात्मा गांधी ने नोआखली की यात्रा कब की? तो ये की 1946 में। गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किया, तो गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किया था 1921 में। और अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल हुई 1918 में। यानी कि पहले का डी है, दूसरे का सी है,
तीसरे का ए है और चौथे का बी है। याद रखिएगा, इसमें मिलान करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और तो दो भाग इसके किए गए, भारत सरकार अधिनियम 1935 और बर्मा सरकार अधिनियम 1935। दोनों ही बातें आपको याद रखनी हैं। भारत सरकार अधिनियम को ब्रिटिश भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबे कानूनों में से एक माना जाता है, जिसमें 321 धाराएं, याद रखिए 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां शामिल थीं। और बर्मा सरकार अधिनियम दो भाग इसके कर दिए गए थे। तो जनवरी 1929 में सर जॉन साइमन के नेतृत्व में भारतीय सांविधिक आयोग को बर्मा भेजा गया ताकि 1921 में स्थापित राजनीतिक ढांचे की समीक्षा की जा सके। जब भारत सरकार अधिनियम को बर्मा तक विस्तारित करके द्वैध प्रशासन प्रणाली लागू की गई थी और 1930 में साइमन कमीशन ने बर्मा को भारत से तत्काल अलग करने की सिफारिश की थी। तो इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो इसे जाना जाता था वंदे मातरम आंदोलन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। बंगाल के विभाजन के बाद शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन और आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई? तो वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार किया गया था और 6 साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई थी। तो याद रखिएगा 6 वर्ष। अगला प्रश्न है, 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? तो ये आए थे रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर पूर्वी एशिया में। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रास बिहारी बोस के बारे में थोड़ी सी जानकारी और आप लोगों के लिए जरूरी है। रास बिहारी बोस एक भारतीय क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना है? तो वह है शिवालिक श्रेणी यानी शिवालिक पर्वतमाला। हिमालय की शिवालिक पर्वतमाला अपर्दन और नदी के जमाव द्वारा लाई गई असंगठित तलछटों से बना है। शिवालिक पर्वतमाला हिमालय की सबसे बाहरी पर्वतमाला है, तो ये भी आपको याद रखना है। और शिवालिक पर्वत को बाय हिमालय के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला भी कहा जाता है? तो भूरा कोयला कहा जाता है लिग्नाइट को। याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोयले के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट और एक होता है उप बिटुमिनस। तो ये भी याद रखिएगा, यानी एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस और लिग्नाइट 4 प्रकार के कोयले होते हैं। और जो उप बिटुमिनस है इसे पीट कोयला भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है। इस परत की ऊपरी सीमा कहलाती है। तो इस परत की ऊपरी सीमा कहलाती है जल तालिका और इसे भौम स्तर भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 साल में एक बार दिखाई जाती है। यहाँ अल नीनो शब्द का क्या अर्थ है?
अल नीनो शब्द का अर्थ बताना है। तो अल नीनो शब्द का अर्थ है बाल मसीह यानी चाइल्ड क्राइस्ट। अच्छा प्रश्न है, इस तरीके के भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अल नीनो शब्द का तात्पर्य अनियमित रूप से घटित होने वाले जलवायु परिवर्तनों की जटिल श्रृंखला से है, जो हर कुछ वर्षों में भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र और उसके आगे के क्षेत्र को प्रभावित करता है। इसकी विशेषता यह है कि उत्तरी पेरू और इक्वाडोर के तट पर असामान्य रूप से गर्म पोषक तत्वों से रहित पानी का आगमन आमतौर पर 1 दिसंबर के अंत में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर तक ऊंचे बड़े रेत के टीले और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा क्षेत्र सन्निहित है? तो वह है रब अल खली रेगिस्तान। इसे खाली क्वार्टर भी कहा जाता है। यह दक्षिणी अरब प्रायद्वीप में एक विशाल रेगिस्तानी क्षेत्र है जो अरब रेगिस्तान का सबसे बड़ा हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था कांडला, गुजरात में। निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र किसी देश में विशेष क्षेत्र है जहां एफडीआई और नए व्यापार को आकर्षित करने की उम्मीद में टैरिफ को समाप्त कर दिया जाता है। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कांडला, गुजरात में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1965 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचवर्षीय योजना के किस प्रसंस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करने हेतु उत्पादकता बढ़ाना था और वह बहुत सफल रहा। तो वह है सातवीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य थे खाद्य और कार्य उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और उत्पादकता बढ़ाना। सातवीं पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी ने किया था तथा उस वक्त प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे? कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे, ये पूछा गया है। तो वह थे एम विश्वेश्वरैया। तो भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। वह एक इंजीनियर, राजनेता और विद्वान थे। इन्होंने 1912 से 1918 तक मैसूर के दीवान के रूप में कार्य किया है। 1955 में इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया है और उनकी याद में 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इतनी जानकारी आपको आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दुग्ध शहरों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों में उपभोक्ता के साथ जोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था? तो बेंगलुरु इसका हिस्सा नहीं था। अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दूध घरों को भारत के 4 प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के उपभोक्ताओं से जोड़ा था। तो ये 4 प्रमुख महानगर थे, इनके नाम याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीएसटी की प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करती है। कौन सी प्रमुख विशेषता है, ये पूछा गया है। तो वह है गंतव्य आधारित कर, यानी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। गंतव्य आधारित जीएसटी कर एक कर प्रणाली है जो वस्तुओं या सेवाओं की खपत पर आधारित है। यह वस्तुओं या सेवाओं के उपभोग के समय लगाया जाता है और उपभोग के समय चुकाए गए अप्रत्यक्ष कर की तरह होता है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि जीएसटी कब से लागू हुआ है, ये प्रश्न भी तो पूछा गया है पहले, तो आपको पता होना चाहिए जीएसटी कब से लागू हुआ है। तो 1 जुलाई 2017 से, याद रखिएगा ये प्रश्न पहले पूछा गया था।
अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है, जिसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है। तो साइबर कानूनों से संबंधित मामलों पर कानून बनाने की शक्ति अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। इन्होंने 1951 और 52 और 1957 में भारत के आम चुनाव की देखरेख की थी। और सुकुमार सेन सूडान में पहले मुख्य चुनाव आयुक्त भी थे। वह वर्धमान विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे और इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के किस अध्याय में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान दरों का पारिश्रमिक का भुगतान और अन्य मामले शामिल हैं? तो वह है अध्याय 2। याद रखिएगा, कुछ प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे प्रीवियस ईयर से। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के अध्याय 2 में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान दरों पर पारिश्रमिक के भुगतान और अन्य मामलों का प्रावधान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं, राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं? तो ये शामिल है अनुच्छेद 175 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 175 के अनुसार राज्यपाल को विधानसभा को संबोधित करने का अधिकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामले के विवरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है? तो वह है राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड भारत में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मुद्दों के विवरण का एक व्यापक डेटाबेस है। यह ई कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और देश के सभी कंप्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाही और निर्णयों से संबंधित आंकड़े प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है? तो ये होता है स्टारफिश में। स्टारफिश जो है स्टार जैसी ही दिखती है, तभी इसे स्टारफिश कहा गया है। स्टारफिश फाइलम इचिनोडर्मेटा से संबंधित है, जिसमें उत्सर्जन के लिए एक विशेष जल संवहनी प्रणाली होती है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता? तो ये चालक की आर्द्रता पर निर्भर नहीं करता है। प्रतिरोध जो है किसी भी चालक का वह गुण है जो उसमें से विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, इसे प्रतिरोध कहा जाता है। इसे आर द्वारा दर्शाया जाता है और इसकी एसआई इकाई में इसका यूनिट यानी मात्रक क्या होता है? ओम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कच्चे आमों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? तो कच्चे आमों में टार्टरिक एसिड होता है, टार्टरिक अम्ल। इसके अलावा यदि आपसे पूछ लिया जाए कि नींबू या संतरा में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। सिरका में एस्टिक अम्ल होता है। दही में लैक्टिक अम्ल होता है। अंगूर और कच्चे आम में टार्टरिक अम्ल होता है। आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। पालक में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछे जा सकते हैं। इनमें से हो सकता है अब की बार कच्चे आम में ना पूछा जाए, किसी और में पूछ लिया जाए, इसीलिए आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है? तो पीजोमीटर का।
पीजोमीटर एक भू तकनीकी सेंसर है जिसका उपयोग जमीन में छिद्रित पानी के दबाव को मापने के लिए किया जाता है। इसे स्थैतिक दाब को मापने के लिए तैयार किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव मस्तिष्क में दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो मानव मस्तिष्क में दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को सिनैप्स के नाम से जाना जाता है। यह एक छोटी सी जगह होती है जो एक न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल को दूसरे न्यूरॉन के ध्रुमास्म या सेल बॉडी से अलग करती है। सिनैप्स वे स्थान हैं जहां न्यूरॉन्स के बीच संचार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस सवाल में क्या करना है? इसमें करना है योग बताना है इनका। आप देखेंगे कि ये 6 लिखा है, 1/6 लिखा है, सॉरी। पहले तो 1/9 को ऐसे ही लिख लेंगे। एक बटे 9 को ऐसे ही लिख लेंगे। 1/6 को लिखेंगे 1/2 माइनस 1/3। प्लस लगा है, प्लस लगा देंगे। 1/12 को लिखेंगे 1/3 माइनस 1/4। प्लस लगा है, प्लस लगा देंगे। 1/20 को क्या लिखेंगे? 1/4 माइनस 1/5। उसके बाद प्लस लगा है, प्लस लगा देंगे। 1/30 को क्या लिखेंगे? 1/5 माइनस 1/6। उसके बाद 1/42 को क्या लिखेंगे? 1/6 माइनस 1/7। प्लस लगा है, प्लस लगा देंगे। 1/56 को क्या लिखेंगे? 1/7 माइनस 1/8। और 1/72 को क्या लिखेंगे? 1/8 माइनस 1/9। अब आप देखेंगे कुछ कटेगा। 1/9 से 1/9 खत्म। प्लस के थे, माइनस के थे, ये खत्म हो गए। 1/3 से 1/3, 1/4 से 1/4, 1/5 से 1/5, 1/6 से 1/6, 1/7 से 1/8, 1/8 से 1/8। 1/2 बचा, यही आपका आंसर लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, x के किस मान के लिए कथन ये कथन दिया गया है सही है। x के किस मान के लिए सही है ये पूछा गया है। हम इसको हल करेंगे। x में गुणा करेंगे, x की घात 2 मिलेगा। 21 का 189 में गुणा करेंगे। इसको ऐसे ही लिखे रहने देते हैं, अभी गुणा नहीं करेंगे क्योंकि आगे ये ऐसे ही काम आएगा। 21 189 बराबर 1। ये 21 गुणा 189 1 से गुणा हो जाएंगे और इसके बराबर में पहुंच जाएंगे। 21 गुणा 189। x का मान निकालना है। 21 गुणा 189, x का मान निकल कर आ जाएगा 63। इसको हल कर लेंगे और आपका 63 मान आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से ये सवाल दिया गया है, इसको भी हल करेंगे और हल करने पर हमें 288 आएगा। कोई फॉर्मूला नहीं लगा है, सीधा आपको हल करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से ये सवाल दिया गया है, इसको भी सीधा आपको हल ही करना है। कुछ भी आपको फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। गुणा करेंगे, दशमलव हटेगा तो दशमलव हटाएंगे, जो कट रहा होगा उसे काटेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गीता की राय में उसका वजन 55 किलोग्राम से अधिक है लेकिन 62 किलोग्राम से कम है। गीता की माँ गीता से सहमत नहीं है। वह सोचती हैं कि गीता का वजन 50 किलोग्राम से अधिक है लेकिन 60 किलोग्राम से कम है। उसके भाई का मानना है कि उसका वजन 58 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं है। यदि वे सभी अनुमान में सही हैं तो गीता के विभिन्न संभावित वजनों का औसत क्या है? तो विभिन्न संभावित वजनों का औसत पूछा गया है। औसत क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या, और 57 किलोग्राम आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि जिसने भी जितना वजन सोचा है, जैसे कि गीता ने क्या सोचा है कि उसका वजन कितना है?
55 किलोग्राम से अधिक है, 62 किलोग्राम से कम है। और गीता की माँ कहती है कि गीता का वजन 50 किलोग्राम से अधिक है लेकिन 60 किलोग्राम से कम है। और भाई मानता है कि उसका वजन 58 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं है। तो वजन क्या हो सकते हैं? 56 हो सकता है, 57 हो सकता है, 58 हो सकता है। अब इनका औसत पूछा गया है, इन तीनों को जोड़ देंगे। जोड़ने पर हमें मिलेगा 171 और 3 से दे देंगे भाग, 57 किलोग्राम आ जाएगा। औसत क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। पितृ धन इच्छा के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो पितृक्षा बनेगा। किस विकल्प में सभी तरंगड़ी शब्द के पर्यायवाची हैं? तो सरता, तटनी, निम्ननगा, निम्नगा, ये सभी क्या है? तरंगिणी के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक शब्द नहीं है? तो पूर्णिमा की रात कुहू, क्योंकि पूर्णिमा की रात, ये जो कुहू लिखा है ये इसका वाक्यांश के लिए एक शब्द नहीं है। पूर्णिमा की रात के लिए पूनम शब्द उचित होता है, तो ये गलत लिखा था, यही इसका उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाथ से हाथ ना सूझना, तो हाथ से हाथ ना सूझना यानी बहुत घना अंधेरा होना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से रचनाकार और उनकी रचना के अनुसार कौन सा युग्म गलत है? तो युग्म दिए गए होंगे, फिर बताना था कि कौन सा युग्म गलत है। तो जयशंकर प्रसाद की रचना लोकायतन नहीं है, बल्कि लोकायतन जयशंकर प्रसाद की नहीं, सुमित्रानंदन पंत की है, तो यही गलत था। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं कौन कौन सी हैं? प्रेम पथिक, आंसू, लहर, कंकाल, तितली, इरावती, राजश्री, ये जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। ए पर्सन हु हैज एन ऑब्सेसिव विश टू स्टील, तो पूछा गया है कि जो व्यक्ति चोरी करने की बीमारी से पीड़ित होता है तो उसे कहते हैं क्लेप्टोमैनिएक, यानी जिसको चोरी करने की आदत हो जाती है, चोरी करने की बीमारी जैसी हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रपोजिशन। विराट प्लेज क्रिकेट, फुटबॉल, तो यहाँ पर फिल करेंगे विसाइड। पुट द करेक्ट आर्टिकल, तो यहाँ द फिल किया जाएगा। ये तो आपको पता ही है, आर्टिकल ये जो होते हैं ए, एन और द, तो इनका यूज आपने पढ़ा है, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी इन छोटे छोटे प्रश्नों में। आगे एक पैराग्राफ दिया गया है और 44 और 45 नंबर के प्रश्न पैराग्राफ से करने हैं। तो पैराग्राफ हल करने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि पहले प्रश्न पढ़िएगा, उसके बाद पैराग्राफ पढ़िएगा, ताकि आपको पता चले कि कहाँ पर आपका उत्तर मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं। पैराग्राफ वाले प्रश्नों को छोड़ते हुए आगे चलते हैं। 10:25 घड़ी की सुइयों के बीच प्रतिवर्ती कोण होता है, यानी घड़ी में बज रहे हैं 10:25 और आपको प्रतिवर्ती कोण बताना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूले का यूज किया जाता है, 11m/2 - 30h। इसको हल करेंगे। 11m यानी कि मिनट कितने हैं? 25/2 - 30h यानी कि 10:25 है। इसको हल कर लेंगे, हमारा कोण निकल के आ जाएगा। इसको हल करने पर जो आंसर आएगा तो उसे 360 में से घटाना भी पड़ेगा। इसको हल करेंगे, हमें मिलेगा 162 सही 1/2, और इसे 360 में से घटा देंगे, तब हमें अपना आंसर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से बेजोड़ को चुनें, यानी जो भिन्न है उसे बताना है। तो इसमें तो
और विकल्प होते तब ढूंढने में आसानी होती। यहाँ तो सीधा आंसर ही लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो प्रश्न हल करने लायक हैं उनको मैं हल करवा रही हूँ। अगला प्रश्न है, 15 बच्चे एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं। सौरभ राधा के निकटतम बाईं ओर है और बाईं छोर से 8वें स्थान पर है। विमल दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? अब विकल्प ही नहीं दिए हैं तो भाई सत्य या असत्य कैसे बताएंगे? आप इन सवालों को इस तरीके से हल करेंगे कि मान लीजिए ये पंक्ति है और उत्तर की तरफ मुख करके खड़े हैं तो ऊपर की तरफ उत्तर होता है, ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। अब राधा जो है 15 बच्चों की पंक्ति है, यानी यहाँ पर कुल 15 बच्चे हैं। और सौरभ जो है राधा के निकटतम बाईं ओर है और बाएं छोर से 8वें स्थान पर है। तो सौरभ होगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ ये रहा सौरभ। और राधा जो है, सौरभ राधा के निकटतम बाईं ओर है तो ये होगी राधा। उसके बाद क्या कहा गया है? और बाएं छोर से 8वें स्थान पर है। विमल दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है तो विमल यहाँ से गिनना है दूसरे स्थान पर, ये रहा विमल। अब हमें क्या बताना था? जो सत्य नहीं है वह बताना था। तो और विकल्प लिखे होंगे वो सत्य होंगे। विमल बाएं से 13वें स्थान पर है तो यही असत्य था, क्योंकि विमल जो है बाएं से 14वें स्थान पर है, 13वें पर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेन्नई जयपुर से बड़ा है, सूरत कोलकाता से बड़ा है। रायपुर जयपुर जितना बड़ा नहीं है लेकिन सूरत से बड़ा है। कोलकाता सूरत जितना बड़ा नहीं है। सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा कोलकाता होगा। ध्यान से पढ़िएगा, समझ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। रीजनिंग के ये क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समय कम है, हल करने लायक जो क्वेश्चन है उनको मैं हल करवा रही हूँ। जैसे हिस्ट्री के हैं, जियोग्राफी के हैं, ये प्रश्न आपके फंस सकते हैं। अब ये करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, इनके फंसने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि करंट तो आपका अभी का पूछा जाएगा, ये तो पुराने प्रश्न हैं, तो इनको छोड़ते चलते हैं। तो करंट के क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं, क्योंकि करंट के क्वेश्चन पिछले फंसने की कोई संभावना नहीं होती। और जो प्रश्न है उनको देख लेते हैं। उस दिन का नाम बताएं जो भारत में स्कूलों कॉलेजों में छात्रों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो संचयिका दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वह है अंग्रेजी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित एकमात्र उदाहरण है जब भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया? तो एकमात्र उदाहरण है जब भारत के राष्ट्रपति ने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया। और तब राष्ट्रपति कौन थे? जैल सिंह, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खासावा दादा साहेब जाधव निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे? तो ये बने थे कुश्ती खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन की स्थापना के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था?
तो पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी ओपेक की स्थापना के लिए सम्मेलन 10 से 14 सितंबर 1960 को बगदाद यानी इराक में हुआ था। निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने हेड्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी थी? तो लाला हरदयाल ने लिखी थी। अगला प्रश्न दिया गया है, उस जल डमरू मध्य का नाम बताइए जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। तो सुंडा जल डमरू मध्य, ये जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। सुंडा जल डमरू मध्य एक संकीर्ण जल मार्ग है जो इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा द्वीपों को अलग करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और द्रस्वती के बीच भूभाग के नाम से जाना जाता है। तो ये ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मावर्त उत्तर पश्चिमी भारत में एक प्राचीन क्षेत्र था जो वर्तमान हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के क्षेत्र के अनुरूप था। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? 69 नंबर का प्रश्न है। तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय डोना पाउला, गोवा में स्थित है। इसके कोच्चि, मुंबई और विशाखापत्तनम में क्षेत्रीय केंद्र भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुजरात के छोटा उदयपुर क्षेत्र में आमतौर पर पिथौरा को प्रसाद के रूप में केवल पुरुषों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र अर्पण किए जाते हैं। यहाँ पिथौरा का अर्थ है, तो पिथौरा का अर्थ है अन्न के देवता। पिथौरा दीवार भित्ति चित्र मध्य गुजरात की राठवा जनजाति का एक पारंपरिक लोक कला रूप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गद्यांश पढ़कर 71 से 75 तक के प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। तो गद्यांश पढ़ना आप लोगों को बाद में है, पहले प्रश्न पढ़ लेने हैं। पहले प्रश्न पढ़ लेने हैं, प्रश्न में क्या पूछा गया है, उसके बाद गद्यांश पढ़ना है। तो आप आसानी से उत्तर ढूंढ पाएंगे। इन्हें कराने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि गद्यांश तो अपठित होता है। ऐसा गद्यांश आएगा जो आपने पहले ना पढ़ा हो। इसी तरीके से ये गद्यांश दिया गया है, और गद्यांश के नंबर तो आप ये मान लीजिए कि आपके मुफ्त के नंबर हैं। आपको वहीं उत्तर ढूंढना है। गद्यांश आपको दिया गया है, उत्तर आपको उसी में मिलेगा। तो प्रश्न का भाव समझने का प्रयास कीजिएगा। इसके अलावा ये ग्राफ वाले प्रश्न हैं जो आपको बहुत ही ध्यान से करने हैं, और अभी वक्त नहीं है इनको करवाने का, क्योंकि आप लोग इनकी प्रैक्टिस के द्वारा इन्हें कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप इनको याद कर लें। बाकी प्रश्न मैं इस तरीके इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको ये वीडियो देखने के दौरान ही याद हो जाएंगे। तो प्रश्न ये वाले आप प्रैक्टिस के आधार पर ही कर पाएंगे, और इनमें समय ज़्यादा लगता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम के समय इन्हें या तो पहले कर लीजिएगा, या जो प्रश्न आपको अच्छे से आ रहे हैं उन्हें पहले कीजिएगा, फिर इन्हें करिएगा। लेकिन इनके लिए थोड़ा ज़्यादा समय रखिएगा, इन्हें करने में ज़्यादा समय लगेगा। तो जितने भी करवाने लायक प्रश्न थे उन्हें मैंने करवा दिया है। समय आप लोगों के पास बहुत ही कम है, तो आप लोग ये वीडियो में उन प्रश्नों को देख लीजिए जो आपको आसानी से एक बार देखने पर ही याद हो जाएं। और ये जो बड़े बड़े प्रश्न हैं, ग्राफ वाले हैं, सारणी वाले हैं, ये आपकी प्रैक्टिस पर आधारित हैं जो आपने पहले की होगी, और अब समय नहीं है कि इनको डिटेल में समझाया जाए। तो वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। गद्यांश वाले प्रश्न जो हैं, पहले प्रश्न पढ़िएगा, उसके बाद गद्यांश में उनका उत्तर ढूंढिएगा। और ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा आपको उत्तर मिल जाए, थोड़ा सा प्रश्न का भाव समझने का भी प्रयास कीजिएगा कि उसमें पूछा क्या गया है। उसके बाद गद्यांश पढ़िएगा, इसी तरीके से इंग्लिश में कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जितने ही पेपर हुए हैं जल्दी जल्दी से मैं सभी को करवा दूंगी, बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।